हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और आई होप आप बेटर होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आइए, आज के इन सवालों में जो 72 बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके ओरिएंटेड हम ये टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये केजीएस जीएस का टेस्ट है, यानी कि ज्योग्राफी का टेस्ट है। और इसमें अधिकतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल किए जाते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। और केजीएस इसी के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के ऊर्जा क्षेत्र में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की मुख्य औद्योगिक भूमिका का सही वर्णन करता है? यह मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है जो अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। यह बिजली परियोजना में उपयोग किए जाने वाले बड़े टरबाइन, बॉयलर और जनरेटर के एक प्रमुख घरेलू निर्माता के रूप में कार्य करता है। यह मुख्य नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है जो ग्रिड आवृत्ति और अंतर्राज्यीय बिजली पारेषण शुल्क को नियंत्रण करता है। डी, इसका भारत में थर्मल कोयले के खनन, प्रसंस्करण और वितरण पर भूमिका पर पूर्ण नियंत्रण है। तो दोस्तों सही इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका बी करता है। ठीक है, आइए भेल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है 1964 में की गई थी। और ये किस प्रकार टाइप्स का है? तो ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है जो कि 2013 में महारत्न का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसका जो प्रशासनिक मंत्रालय है वो भारी उद्योग मंत्रालय है। ठीक है, अब क्या काम करता है इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, बस ये नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर आपका 52 देखते हैं। इसमें है कि औद्योगिक अवस्थिति के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार उन भारी उद्योगों के लिए मुख्य अवस्थितिजन्य प्रभाव क्या हैं जो लौह अयस्क और कोयले जैसे भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करते हैं? एक, कारखाना अंतिम उपभोक्ता बाजार के करीब स्थित होना चाहिए। कारखाना कच्चे माल के स्रोतों पर या उसके निकट स्थित होना चाहिए। ऐसे उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं क्योंकि वे परिवहन लागत से प्रभावित नहीं होते। आसान निर्यात के लिए उद्योग केवल तटीय बंदरगाहों पर ही स्थित होना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सही इसका आंसर बी होगा, यानी कि कारखाना कच्चे माल के स्रोतों पर या उसके निकट स्थित होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। छत्तीसगढ़ की बौलाडीला और डल्ली राजहरा खदानों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज निकाला जाता है? लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज या तांबा? तो बताइए दोस्तों सही इसका आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ए रहेगा, यानी कि इस जो बौलाडीला की जो खदानें हैं वहाँ पर लौह अयस्क बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इसमें है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में है कि यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और यह अपने अल्पाइन घास के मैदानों, ऊंचाई पर स्थित झीलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और यह अपने मैंग्रोव वनों और प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए इसमें कितने कथन सही हो जाएंगे? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों सही इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही हैं। जो स्टेटमेंट आपका थर्ड है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह मैंग्रोव वनों, प्रवाल भित्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और गलत क्यों है कथन? क्योंकि ये मैंग्रोव और प्रवाल भित्ति तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ना कि हिमालयी। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी का सही वर्तमान की जो क्षमता है उसकी विस्तार रणनीति का सही वर्णन करता है? ठीक है, तो दोस्तों आप चारों स्टेटमेंट पढ़ना। इसमें जो आपका सही स्टेटमेंट रहेगा वो आपका बी रहेगा, यानी कि कोयला आधारित बिजली उत्पादन जारी रखने के साथ साथ यह बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी तेज विकसित कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इसमें कथन और कारण है अवायवीय अपघटन के माध्यम से बायोगैस उत्पादन लैंडफिल अपशिष्ट को कम करने में मदद करता है और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करता है। अब कारण दे रहा है कि अवायवीय अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट की विघटित कर मीथेन समृद्ध बायोगैस उत्पन्न करता है। क्या ये बात सही है? कथन और कारण दोनों सही हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण तो सही है लेकिन जो कारण जो है वो व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 को नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि पवन हंस के संबंध में है कि यह बॉम्बे हाई में ओएनजीसी के संचालन के लिए एक समर्पित मॉडिवैक हेलीकॉप्टर प्रदान करता है। यह केवल कर्मियों का परिवहन करता है और अपतटीय तेल अन्वेषण गतिविधियों के लिए मालवहन नहीं करता है। तो दोस्तों सही आंसर आप जाने क्यों, क्योंकि इसमें केवल लगा है, तो केवल से मतलब ये है कि कर्मियों के अलावा कि और भी अपतटीय तेल अन्वेषण गतिविधियों के लिए भी ये कार्य करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और जो सही आंसर है वो आपका केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की पारिस्थितिकी और स्थल रूप प्रक्रियाओं के संबंध में है। सुंदरबन में मैंग्रोव पौधों की न्यूमेटोफिली
न्यूमेटोफोर यानी कि सांस लेने वाली जड़ें जलमग्न और ऑक्सीजन की कमी वाली मिट्टी में गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। सुंदरबन की ज्वार नदमुखीय स्थलाकृतियाँ तीव्र ज्वारीय क्रिया और दोनों दिशाओं में अवसादों की गति के कारण निरंतर परिवर्तित होती रहती है। विवर्तनिक हलचलों के कारण जो गंगा नदी के लगातार पूरब की ओर खिसकने से सुंदरबन के भारतीय हिस्से में ताज़े पानी की आपूर्ति में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो बताइए सही इसका आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसमें पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल 100% सही है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका केवल गलत है। अब क्यों गलत है देख लेते हैं। क्योंकि गंगा के पूरब की ओर खिसकने से भारतीय सुंदरबन में ताज़े पानी की आपूर्ति कम हुई है, ना कि बढ़ी है। क्योंकि इसमें बात कर रहा है कि आपूर्ति कम हुई है, बल्कि एक्चुअल में वो जो आपूर्ति है यानी कि सप्लाई है वो आपका बढ़ा है। ठीक है। और इसका कारण क्या होता है, लवणता जो लवण होता है यानी कि सैलिनिटी होती है उसका स्तर में वृद्धि होती है, मैंग्रोव वनस्पतियों पर दबाव बढ़ा है और पारिस्थितिकी क्षरण का जोखिम जो है उत्पन्न हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। इसमें है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में है। यह भारत म्यांमार सीमा के निकट स्थित है और मिजोरम के राजकीय पक्षी वावू का पर्यावास है। इस पार्क में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो बताइए सही इसका आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों सही इसका आंसर केवल एक रहेगा। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि जो इस उद्यान में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इसमें कह रहा है कि पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी तहर और उसके प्राकृतिक आवास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसमें आपका कथन ए है सही है, बी है वो भी सही है, और डी है वो भी सही है। लेकिन जो आपका सी स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि अब मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ कि क्या गलत है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत में नीलगिरी तहर के लिए एक महत्वपूर्ण उच्च ऊंचाई वाला प्रजनन क्षेत्र है, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक है। इसके बारे में जो गलत जानकारी है वो देख लेते हैं। क्योंकि जो मुक्ति राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु में पड़ता है। ये मुख्य रूप से नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है। क्योंकि ये प्रजनन क्षेत्र नहीं है ना। कोई इसमें कहा गया कि ये महत्वपूर्ण ऊंचाई वाला एक प्रजनन क्षेत्र है, प्रजनन क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसके संरक्षण के लिए यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। इसमें है कि आंध्र प्रदेश में स्थित शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में है। इस रिजर्व में अत्यधिक दोहन के शिकार स्थानिक प्रजाति रेड सैंडर्स के लिए दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक और निरंतर आवास मौजूद है, और यह पहाड़ी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी संक्रमण क्षेत्र बनाता है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। तो दोस्तों बताइए अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जान चुके होंगे तो इसका सही आंसर आपका ए है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका गलत है। क्योंकि जो शेषाचलम की जो पहाड़ियाँ हैं पूर्वी और पश्चिमी घाटों में नहीं जोड़ती हैं, बल्कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में होता है, ना कि शेषाचलम में। ठीक है ना। तो इसलिए स्टेटमेंट आपका ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध की सर्दियों के दौरान जो ITCZ होता है वो खिसक जाता है, किसकी ओर खिसक जाता है, उसको सही डिस्क्रिप्शन करना है, यानी कि कौन सा कर रहा है, A, B, C या D। तो दोस्तों इसमें ए जो आपका डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल सही है, यानी कि ऊष्मीय विषुवतीय रेखा के दक्षिण की ओर खिसकने के पश्चात दक्षिणी गोलार्ध इसका अनुसरण करता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखो थोड़ा सा आपको मैं बेसिक स्ट्रेटजी भी कवर करते हुए चलते हैं। इसमें जो आपका ITCZ है वो क्या है, बेसिकली ये उष्ण कटिबंधीय एक अभिसरण क्षेत्र होता है। यह भूमध्य रेखा के पास स्थित एक निम्न दाब पेटी होता है। ठीक है। इसका निर्माण जो होता है वहाँ होता है जहाँ उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें होती हैं आपस में मिलती हैं। ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के दौरान ठीक है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें मकर रेखा की ओर खिसक जाती हैं, तो इसका ये मेन कारण है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 63 देखें। इसमें है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में है। ग्रेटर हिमालय का निर्माण करने वाला प्रमुख विवर्तनिक उत्थान मुख्य रूप से इयोसीन और ओलिगोसीन काल के दौरान हुआ था। प्रारंभिक इयोसीन ओलिगोसीन पर्वत निर्माण चरण के दौरान विशाल नदी निक्षेप एक साथ वलित हो गए और जिससे बाहरी शिवालिक तलहटी का निर्माण हुआ। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें केवल एक जो डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट आपका जो 2 है वो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि अब ये गलत क्यों है, क्योंकि जो शिवालिक आपकी श्रेणी है वो हिमालय का एक निर्माण महान हिमालय के साथ एक ही समय में नहीं हुआ था, और इसका निर्माण जो है बहुत बाद में हुआ था, बल्कि प्लायोसीन और प्लोस्टिसीन काल में लगभग 5 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान हुआ था। तो इसलिए स्टेटमेंट आपका ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 कह रहा है आपको सही मिलान करना है, नहीं सही मिलान इसमें है कि नहीं वो आपको सही सुमेलित वाला बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही सुमेलित हैं। तो इसमें आपका जो ओरंग टाइगर रिजर्व क्या वो असम में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1 और जो 4 है वो सही मिलान है। जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में नहीं है बल्कि आपका गुजरात में है। ठीक है, अब जो काजीरंगा जानते हैं कि असम में है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है कि लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान को गर्मियों के दौरान बहुत अधिक सतही सौर विकिरण क्यों प्राप्त होता है। ठीक है, उसका सही रीज़न बताना है आपको। तो दोस्तों इसका सही जो रीज़न है वो आपका जो ऑप्शन डी है, यानी कि लद्दाख की अधिक ऊंचाई, विरल वायुमंडल, ठीक है, कम जलवाष्प और एरोसोल्स को समाहित करता है। एरोसोल्स का मतलब होता है राख, है ना। जब जो हम कोई भी लकड़ी या कोई बुरादा को हम जलाते हैं, जो राख निकलती है उसको हम एरोसोल्स बोलते हैं, जिससे लघु तरंग और विकिरण का अधिक संचरण संभव हो पाता है। ठीक है, तो सही इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। इसमें है कि मोनोज़ाइट के संबंध में है कि मोनोज़ाइट में सामान्यतः लगभग 55 से 60% दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड होते हैं। मोनोज़ाइट का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही इसका आंसर आपका केवल 1 हो जाएगा, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मोनोज़ाइट का भंडार है वो राज्यवार क्रम देखें तो वो गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा भंडार है, उसके बाद ओडिशा सेकंड है, इसमें उल्टा दिया है। ठीक है, और तमिलनाडु थर्ड है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। वो है कि लघु हिमालय पर्वतमाला का मुख्य भूस्थान किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ था। ए इयोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन या होलोसीन। तो दोस्तों ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा हिंट्स रहे। ये मायोसीन में हुआ था। ठीक है, अब इतना ही क्वेश्चन अगर आप इस तरह की क्वेश्चन अगर आता भी छोड़ भी देते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, आपको बस कट ऑफ के अंदर आना, कोई टॉप नहीं करना है। टॉप करना तो आपको मेंस में करना है ना। अभी जो समय मिला है जिन बच्चों की तैयारी ठीक से हो चुकी है तो वो अपना मेंस का और अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है ना, जब अगस्त के लास्ट वीक में पहुँचें तब जा कर के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा प्रीलिम्स को लेकर के। तब तक करंट पढ़ते रहें, स्टैटिक को रिवीजन करते रहें, ये आपका मेन की है। अगर मैथ आपका वीक हो थोड़ा सा मैथ को ही फोकस करते रहें, क्योंकि मैथ के अगर 10 से 5 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आप एक्स्ट्रा बच्चों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जीएस के सभी क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, आप कितना भी पढ़ लीजिए। और मैथ कैसा ऐसा सिस्टम है कि आपका मैथ अच्छा है तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप बना ले जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें कि भारत में स्टैलेग्माइट के वितरण और निर्माण के संबंध में कथनों पर विचार करें। स्टैलेग्माइट गुफाओं में बनने वाली ऐसी आकृतियां हैं जो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव के कारण गुफा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ती हैं, और आंध्र प्रदेश में स्थित बोरा गुफाओं में ज़मीन के नीचे बहने वाली गोस्थानी नदी की क्रिया से बने विशाल स्टैलेग्माइट्स मौजूद हैं। भारत में स्टैलेग्माइट्स वाली चूना पत्थर की गुफाओं की सबसे बड़ी संख्या शुष्क अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। क्या ये बात सही है? बताइए इसमें कौन कौन सी बातें सही कही गई हैं। तो इसमें 1 और 2 तो सही है, लेकिन जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि जो अरावली आपकी पर्वतमाला एक प्रमुख कास्ट गुफा क्षेत्र नहीं है। अब कारण क्या है इसका? कारण ये है क्योंकि ये मुख्य रूप से रूपांतरित चट्टानें हैं। रूपांतरित चट्टानों के जो एग्जाम्पल वो क्या है, आपका क्वार्ट्ज़ाइट हो गया, सिस्ट हो गया, संगमरमर हो गया, ये आपके क्वार्ट्ज़ाइट चट्टानों के अनुरूप आते हैं। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है, शुष्क जलवायु रासायनिक अपक्षय को सीमित करती है, तो इसलिए ये नहीं होगा। क्योंकि जो भारत की सबसे बड़ी चूना पत्थर की गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से मेघालय में हैं, जो खासी जयंतिया हिल्स हैं वहाँ पे पड़ती हैं, और भारी वर्षा और चूना पत्थर की मोटी परतों के कारण ये होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इसमें कथन और कारण दे रहा है। भारतीय कंगोई मैदानों में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर धीरे धीरे कम होती जाती है, और कारण दे रहा है कि मैदानी इलाकों में भूमि की सतह की ऊंचाई बंगाल डेल्टा से पंजाब क्षेत्र की ओर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्या ये बात सही है? क्या इसका रीज़न सही बता रहा है ये? तो दोस्तों रीज़न तो सही है, बट इसके एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा। जब एक्सप्लेनेशन का सही नहीं होगा तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में है कि केरल के कोल्लम ज़िले में स्थित सस्थम कोट्टा झील के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है, और यह केरल की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसके जल की जो उच्च शुद्धता है बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले चाओबोरस लार्वा की आबादी द्वारा बनाए रखी जाती है, जो कार्बनिक अशुद्धियों को आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो बताइए स्टेटमेंट कौन कौन से आपके सही हो जाएंगे। केवल एक, बी केवल 2, सी या 1 हो तो दोनों, या डी दोनों गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें स्टेटमेंट आपका पहला और दूसरा दोनों गलत है, सही है, तो सही इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैडून जूलियन ऑसिलेशन यानी कि MJO और भारत पर इसके प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो दोस्तों स्टेटमेंट जो आपका बी है वो बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन करता है। वो कह रहा है कि यह भूमध्य रेखा के निकट बादलों और वर्षा की एक पूरब की ओर बढ़ने वाली एक प्रणाली है जो भारतीय मानसून में होने वाले अल्पकालिक बदलावों को जोरदार ढंग से प्रभावित करती है। ठीक है, तो सही इसका जो आंसर है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। इसमें है कि भारत में चरम विषुवतीय भागों में वर्षा के द्विशिखर अथवा द्विवार्षिक अधिकतम प्रतिरूप को नियंत्रित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मौसम वैज्ञानिक तंत्र है। ए, हिंद महासागर द्विध्रुव, मैंडन जूलियन दोलन, अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ, या एनसो यानी कि एल नीनो दक्षिण दोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी हो जाएगा यानी कि ITCZ। 73 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 73 में है कि दक्कन के पठार के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जैसे कि हम्पी के आसपास में आमतौर पर पाए जाने वाले खोल ग्रेनाइट के पत्थर और प्याज के आकार के गुंबद मुख्य रूप से किस भू आकृतिक क्रिया के कारण बनते हैं। प्रायद्वीप में अब बताइए। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा यानी कि दिन रात के बड़े तापांतर के कारण बार बार होने वाले ताप और शीतलन से उत्पन्न यांत्रिक परत विच्छेदन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। इसमें है कि प्लायोसीन युग के दौरान वलित होकर सबसे बाहरी हिमालय तलहटी का निर्माण करने वाले मोटे अग्रभूमि के बेसिन अवसादों के लिए निम्नलिखित में से किस थियोलॉजिकल शब्द का उपयोग किया जाता है। फ्लाइश, मोलास, ऑफियोलाइट या बैथोलिथ। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा यानी कि मोलास। ठीक है, 75 देखते हैं। 75 में है कि दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मानसून के मौसम प्रणाली के संबंध में है कौन सा कथन सही है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो पूर्वोत्तर मानसून के दौरान भारी वर्षा की अवधियों को मुख्य रूप से बड़े पैमाने की निम्न ताप प्रणाली और चक्रवाती आपदाओं नियंत्रित करते हैं। शक्तिशाली एल नीनो घटनाएं क्षोभमंडल में असामान्य रूप से नीचे की ओर उतरने वाली वायु स्थितियों को जन्म देती हैं और जिससे कोरोमंडल तट के साथ शीतकालीन वर्षा में काफ़ी कमी आती है। और भूमध्य रेखा के पार बहने वाली सोमाली जेट स्ट्रीम उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान अपनी दिशा बदल देती है और नमी के परिवहन को बढ़ा देती है। क्या ऐसी बात सही है। तो इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो इसका आपका स्टेटमेंट जो 2 और 3 है वो बिल्कुल सरासर गलत है। जो स्टेटमेंट 1 है सिर्फ वही सही है। ठीक है, अब गलत क्यों है, क्योंकि एल नीनो जो होता है वो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा को कम करता है और इसमें लिखा है कि आपको बढ़ा देता है। तो बढ़ाता नहीं है बल्कि ये कम करता है, लेकिन आमतौर पर यह उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा बढ़ाता है। ठीक है, कथन 3 देखें। तो इसमें है कि जो सोमाली जेट स्ट्रीम है यह दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सक्रिय होता है, ना कि उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76। तो दोस्तों क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपने स्कोर कमेंट में बताइए कि कितने आप सही कर पा रहे हैं। अगर आपका स्कोर 40 प्लस 20 प्लस आ रहा है तब तो आप वेल डन, बहुत अच्छा जा रहे हैं। और कुछ कम भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, टेस्ट लगाते रहेंगे, अपने आप को चेक करते रहिएगा। यहाँ गलती हो जाए चल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में गलती नहीं होना चाहिए। उसकी शर्त यही है कि जब भी मैं पढ़ाने के लिए बैठूँ, सॉल्व कराने बैठूँ, तो आप चाहे रफ लेके बैठें, ABCD जो भी आंसर लगाते रहें, या फिर आपको OMR शीट लेके बैठें। ठीक है, जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ आप उसमें गोला भी फिल कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के और सही आंसर उसका लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मुख्यतः साइनो तिब्बती भाषा परिवार के मूल वक्ताओं द्वारा प्रमुख रूप से पहचाना जाता है। केरल, नागालैंड, गुजरात या झारखंड। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा यानी कि नागालैंड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। इसमें है कि असम में बोरदोइशला में निम्नलिखित में से किस स्थानीय मौसमी घटना को संदर्भित करता है। तो दोस्तों मानसून से पहले तेज़ हवाओं और ओलों के साथ तूफान आने की आशंका, जो कि बोरदोइला की सही डिस्क्रिप्शन करता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से बताता है कि सूर्य की किरणों का जो कोण है वो उत्तर भारतीय मैदानों में सर्दियों के दौरान ठंड का कारण कैसे बनता है। तो वो जो कारण है वो आपका बी में छिपा है। बी में कह रहा है कि सर्दियों के दौरान सूर्य की किरणें तिरछे कोण पर पड़ती हैं और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं, जिससे गर्मी की तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है, तो सही इसका जो कारण बी हो जाएगा। सही इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। इसमें है कि अक्टूबर के महीने में उत्तर भारतीय मैदानों का मौसम बेहद उमस भरा और कष्टप्रद हो जाता है, जिसे अक्टूबर की गर्मी के नाम से जाना जाता है। और कारण कह रहा है कि यह घुटन भरा मौसम मानसून की वापसी के बाद पूरी तरह से साफ आसमान के नीचे ऊंचे तापमान और वातावरण में मौजूद अत्यधिक नमी के
मेल के कारण निर्मित होता है। तो ये बात सही है ए, और इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ये कथन और कारण बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, नहीं 80 देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने 17वीं शताब्दी में भारतीय मानसून का तापीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, एडमंड हेली ने, गिलबर्ट वॉकर ने, विल्हेम वर्कनेस ने। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि एडमंड हेली ने 17वीं शताब्दी में भारतीय मानसून का तापीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कथनों पर विचार करें। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति काफ़ी अधिक होती है और दक्षिण चीन सागर से बनने वाले अपशिष्ट चक्रवाती भंवर होते हैं अक्सर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के निर्माण को प्रेरित करते हैं। और थर्ड कह रहा है कि अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा विशेष रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ओर बढ़ते हैं और भारत के पश्चिमी तट से कभी नहीं टकराते। क्या ये बात सही है? ऐसा नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बात कर रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं हमेशा विशेष रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ओर बढ़ते हैं और भारत के पश्चिमी तट की कभी नहीं टकराते, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका अपोजिट है। अपोजिट क्या है? हमेशा और कभी नहीं। जैसे आतिवादी शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि शायद ही कभी सही होते हैं, है ना। तो हमेशा ये सही नहीं होते हैं, मान के चलो 99% ये गलत होते हैं, 1% का भी चांस होता है सही होते हैं। और ये सही कौन से सब्जेक्ट में होते हैं? ये आपका एक टर्म आता है साइंस वाले क्वेश्चनों में ये अधिकतर आपको सही मिलेंगे। एक तो साइंस हो जाता है और दूसरा आपका अगर देखें तो हल्का फुल्का इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट साइंस का एक बाय प्रोडक्ट है। तो वहाँ भी अगर ऐसा शब्द मिले तो दिमाग लगा लेना कि अगर इन्वायरमेंट का तो हो सकता है, वहाँ संभावना ज़्यादा होती है साइंस में और इन्वायरमेंट में, बाकी सब में नहीं होती है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तो ये आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। भूमध्य रेखा पर पार करने के बाद दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पब ने निम्नलिखित में से किस बल के कारण भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती हुई दाईं ओर मुड़ जाती हैं? दाब प्रवणता बल, अभिकेंद्रीय बल, कोरियोलिस बल और आइसोबैरिक बल। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी है, यानी कि कोरियोलिस फोर्स। दोस्तों इसको मैं अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि कोरियोलिस बल से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम बार पूछा गया है। हालांकि यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आप 2025 का पेपर उठा के देख लें, प्रीलिम्स वाला, ठीक है, आपको मिल जाएगा। 2023 का क्वेश्चन देख लें, आपको मिल जाएगा। इसलिए कोरियोलिस फोर्स को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्यों आता है, क्या ऐसा कारण है। आइए देख लेते हैं। देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा जो होती है मुख्य रूप से कोरियोलिस बल के द्वारा निर्धारित होती है, जिसका जो वर्णन है फेरेल के नियम द्वारा किया जाता है, जो कि भूमध्य रेखा को पार करने के बाद दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं पर कार्य करता है। इसका तंत्र कैसे काम करता है? तो ग्रीष्म काल के दौरान भारत और तिब्बती पठार पर तीव्र ताप के कारण निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। यानी कि जो ग्रीष्म काल जो होता है, गर्मियों काल जो होता है, ठीक है, तो तिब्बत का जो पठार है तो वहाँ पे जो दाब है वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध से जो आने वाली दक्षिणावर्ती व्यापारिक हवाएं हैं उत्तर की ओर बढ़ने लगती हैं और इस निम्न दाब क्षेत्र को भर देती हैं। देखो, आपने डायरेक्शंस ऑफ विंड पढ़ा होगा। जो हवा की डायरेक्शन होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है, और यहाँ पे यही कंडीशन बन रही है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पार करने के बाद जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं ओर मुड़ जाती हैं, यानी कि राइट हैंड। ठीक है, और इस विक्षेपण के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, अब फेरेल का नियम अगर आपको नहीं पढ़ना है, बस आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 83, सुकिंदा घाटी जो कि एक अत्यंत रणनीतिक अधातुकर्म खनिज के भारत के कुल प्रमाणित भंडार का लगभग 97 हिस्सा रखती हैं, किसके खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा या जस्ता। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। इसमें है कि आंध्र प्रदेश में स्थित तमुलापल्ली खादान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खनिज के निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? यूरेनियम, बॉक्साइट, लौह अयस्क और मैग्नीज। तो दोस्तों सही इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। इसमें है कि भारत में प्रमुख एल्यूमिनियम पिघलन संयंत्र की मुख्य रूप से बॉक्साइट खदानों के बजाय सीधे ताप या जलविद्युत ऊर्जा संयंत्रों के निकट स्थित हैं। और कारण कह रहा है कि एल्यूमिनियम पिघलन की एक अत्यधिक बिजली गहन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया है जो कच्चे बॉक्साइट के निकटता की तुलना में सस्ती और निर्बाध रूप से बिजली की एक अधिक महत्वपूर्ण स्थितिजन्य कारक बनाती है। तो दोस्तों इसका सही स्टेटमेंट ए हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण बिल्कुल सही है।
आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में विभेदक तापन के संबंध में कथनों पर विचार करें। भारत की भूभाग की विशिष्ट ऊष्मा धारिता हिंद महासागर की तुलना में कम है और इसलिए यह गर्मियों के दौरान तेजी से गर्म हो जाती है और ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान में इस बड़े अंतर के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में एक मजबूत उच्च दबाव वाला अवतलन क्षेत्र बन जाता है और सर्दियों के दौरान अपेक्षाकृत गर्म हिंद महासागर में एक निम्न दबाव क्षेत्र विकसित होता है जो उत्तर पूर्वी मानसून की हवाओं को आकर्षित करता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें दोनों आंसर आपके केवल 1 और 3 आपका सही है। जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पे गलत है क्वेश्चन नंबर 86 में। हाँ, जो स्टेटमेंट सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अत्यधिक तापमान के कारण हवा नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठ जाती है ना। ये नीचे की बात कर रहा है लेकिन ऊपर उठ जाती है, इसलिए स्टेटमेंट आपका ये गलत हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देखें तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कथन क्षेत्रों पर विचार करें। कोडरमा, अजमेर क्षेत्र और नेल्लौर। तो ये कह रहा है कि उपरोक्त क्षेत्रों में से कौन सा अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, A, B, C या D। तो बताइए तीनों क्षेत्र फेमस हैं या फिर कोई एक दो हैं। तो दोस्तों इसमें तीनों क्षेत्र जो हैं वो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। रेड होल माइनिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है, कर्नाटक, मेघालय, गुजरात और ओडिशा। दोस्तों आप सभी ने जब द हिंदू आप पढ़ रहे होंगे तो ये रेड होल माइनिंग में हमेशा मज़दूरों की डेथ होने की खबर आ जाती है कि आज इतने मज़दूर मरे हैं, कल इतने मज़दूर मरे हैं। तो बेसिकली ये मेघालय में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखो रेड होल माइनिंग क्या होता है, बेसिकली जो खनन क्षेत्र होता है जैसे कि कोयला है, बेसिकली कोयला, क्योंकि कोयला हमारे वहाँ ही खनिज ज़्यादा किया जाता है, खनन ज़्यादा किया जाता है। तो जो कोयले की खदान है तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को कम पैसे दे करके गरीब बच्चों को उठाया जाता है और या गरीब मज़दूरों को उठाया जाता है जिनको चंद पैसे दे करके उनको खनिजों के अंदर होल बना करके भेज दिया जाता है। तो अब कोयला एकदम तो वहाँ टूटेगा नहीं, कोई हथौड़ी छीनी लेके जाएंगे नहीं वहाँ पे। तो क्या करते हैं ये लोग कि उस खदान के अंदर एक छोटा सा बॉम्ब टाइप का लगा देते हैं, जिसको आप सुतली बम नहीं बोलते हैं, इस टाइप का सुतली बम या अनार बम या फुलझड़ी वाला इस तरीके से वहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ लगा करके आते हैं और ये फिर बहुत बाहर मतलब तेज़ी के साथ ये बाहर आने की कोशिश करते हैं। जब बाहर आ जाते हैं तो फिर ये बम फूटता है और जो खदान है वहाँ से कुछ टुकड़े निकल करके नीचे गिर जाते हैं, ताकि जो खदान यानी कोयला है वो टूट करके खनिजों में से बाहर आ जाता है। फिर हम उसको निकाल करके बाहर ले आते हैं। कभी कभी इसी प्रोसेस में धमाका इतना तेज़ होता है कि ये बच्चे निकल ही नहीं पाते हैं, ये लोग निकल ही नहीं पाते हैं और उसी चट्टान के अंदर दब के रह जाते हैं। तो इसी की वजह से ये डेथ का सामना करना पड़ता है। इसलिए रेड होल माइनिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से मतलब रेड का मतलब कि एक खतरे का चिन्ह होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको नाम रेड होल दिया गया है, रेड होल। ठीक है, तो आई होप आपको सही से समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों और सबसे संबंधित नदी प्रणाली की युग्मों पर विचार करें। NW1 गंगा भागीरथी हुगली नदी, NW2 ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी और NW4 कृष्णा और गोदावरी नदी प्रणाली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर आपका 89 है इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी तीनों बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसून के विस्फोट में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की भूमिका का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। तो इसका जो सही उपयुक्त वर्णन है वो बी करता है। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारतीय मैदानों से अचानक उत्तर की ओर खिसक जाना मानसून के आगमन का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 91। इसमें है कि केरल और तटीय कर्नाटक में मानसून पूर्व आम्रवर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मौसम विज्ञान संबंधी क्रियाविधि के कारण होती है। तो दोस्तों जो कारण है वो आपका सी में छिपा है कि अत्यधिक स्थानीय तापन जो तब तीव्र संवहन और गरज के साथ तूफान उत्पन्न करता है जब आर्द्र समुद्री हवा अत्यधिक गर्म भूमि की सतह के संपर्क में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। इसमें है कि भारत में पम्प्ड स्टोरेज जल विद्युत संयंत्र ठीक है के संबंध में है। तो ये पम्प्ड स्टोरेज संयंत्र एक सामान्य 24 घंटे के चक्र के दौरान अपनी खपत से अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और ये संयंत्र कम मांग वाले घंटों के दौरान पानी की ऊपरी जलाशय में पंप करने के लिए अतिरिक्त बिजली की उपयोग करके एक बड़ी भंडारण प्रणाली की तरह काम करते हैं, जिसका उपयोग बाद में चरण मांग के दौरान बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। श्री शैलम लेफ्ट बैंक पावर स्टेशन भारत के प्रमुख पम्प्ड
स्टोरेज जल विद्युत संयंत्र में से एक है। तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सही आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट 1 है वो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि जो पंप स्टोरेज प्लांट होता है बिजली का एक शुद्ध उपभोक्ता होता है। ऊर्जा हानि पंपिंग में ज़्यादा होती है, ठीक है। और दक्षता की बात करें तो 70 से 80% कार्य, ऊर्जा और भंडारण स्थानांतरण। क्योंकि ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसमें कह रहा है कि यह अपनी खपत से अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऐसा नहीं है, बल्कि जो पंपिंग में ज़्यादा खर्च होता है उत्पादन के मुकाबले तुलना में, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 93 देखें। इसमें है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून विराट की घटना के संबंध में कथनों पर विचार करें। मानसून की निम्न दबाव वाली प्रणाली का हिमालय की तलहटी की ओर उत्तर दिशा में खिसकने से मध्य भारत के बड़े हिस्से में वर्षा रुक जाती है। हिमालय की ढलानों पर भारी वर्षा होती है, जबकि भारतीय गांगेय मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवधि रहती है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौजूद निम्न दबाव तंत्र लगातार मानसून गर्त की ओर हिमालय की तलहटों के पास बनाए रखते हैं। तो सही इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। क्योंकि कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौजूद निम्न दबाव तंत्र लगातार मानसून गर्त की हिमालय की तलहटी के पास बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव के कारण मानसून सक्रिय रहता है और गति गर्त के अनुदिश पश्चिम उत्तरी पश्चिम दिशा में प्रभाव देखें दक्षिण की ओर खींचना। बस ये है, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं लेना, बस इतना कर लो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखें। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपनी बड़े पैमाने पर होने वाली और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण सीसा एवं जस्ता खनन गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है? झामर कोटरा, चेतड़ी, जावर या मकराना। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जावर। अब जावर क्या है? जावर जो होता है सीसा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। ये सबसे पुराना जस्ता गलाने की एक तकनीक स्थल है जो कि 2000 वर्ष पहले इसको बनाया गया था। वर्तमान में इसका इम्पोर्टेंस है क्योंकि वर्तमान में प्रमुख आधारभूत धातु उत्पादन के रूप में इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 95 है कि इसमें कह रहा है कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में है कि यह बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु तट तक फैला हुआ है और इसमें नैयर, पेपारा और शेंदुरानी वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। यह रिजर्व मुख्य रूप से अल्पाइन घास के मैदानों और ऊंचाई पर स्थित शंकुधारी टैगा वनों से ढका हुआ है। तो दोस्तों इसमें कथन आपका 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर आपका 95 ही है ना, हाँ 95 है। इसमें जो आपका स्टेटमेंट थर्ड है गलत कह रहा है। यह रिजर्व मुख्य रूप से अल्पाइन घास के मैदानों और ऊंचाई पर इससे शंकुधारी टैगा वनों से ढका हुआ है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो इसका जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री उत्तर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है और इतने इलाकों में शंकुधारी जो टैगा वन होते हैं अनुपस्थित होते हैं। इसमें कह रहा है कि शंकुधारी टैगा वनों में से ढका हुआ है, तो ऐसा नहीं, इसलिए स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखें। भारतीय मानसून के संबंध में है कि हैली की शास्त्रीय तापीय अवधारणा के बारे में कथनों पर विचार करें। हैली ने प्रस्तुत किया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून मुख्य रूप से गर्म भूमि पर कम दबाव के कारण उत्पन्न होने वाली एक बड़े पैमाने की समुद्री हवा है। तो हैली का जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के स्थानांतरण के आधार पर ही उत्तर पूर्वी मानसून की व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका गलत है। क्योंकि जेट स्ट्रीम की बात करें तो 20वीं सदी की इसमें खोज हुई थी और हैली के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि हैली के सिद्धांत का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हैली ने तापीय उत्क्रमण का उपयोग करते हुए उत्तर पूर्वी मानसून की व्याख्या की थी, ठीक है, ना कि इस हैली यानी कि इसकी जो तापीय सिद्धांत है इसकी व्याख्या की थी, ना कि हैली के सिद्धांत का ये हिस्सा नहीं है जेट स्ट्रीम जो है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत में शीत रेगिस्तान जीवमंडल अभ्यारण्य के संबंध में कथनों पर विचार करें। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान इस जीवमंडल अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र की भू आकृतियाँ भारी वार्षिक मानसूनी वर्षा और सघन रेडोडेंड्रोन वनस्पति से चिन्हित हैं। तो ये बात क्या सही है? तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसमें केवल 1 सही है, स्टेटमेंट 2 आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि अब गलत क्यों है? क्योंकि हिमालयी जो है एक वृष्टि छाया प्रभाव के कारण ठंडे रेगिस्तान अत्यंत शुष्क होते हैं, ठीक है ना। और इसमें कह रहा है कि इस क्षेत्र की भू आकृतियाँ भारी वार्षिक मानसूनी वर्षा और सघन रेडोडेंड्रोन वनस्पति से चिन्हित हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है ना, ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्या कहते हैं कि जो मानसूनी वर्षा नहीं होती है, जिसके कारण जो सघन वर्षा वन होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं,
ठीक है। और यही बात अगर हम पूर्वोत्तर हिमालय की करें, जैसे कि आपका गारो खासी जयंतिया मासिन राम हो गया, चेरापूंज हो गया, यहाँ पर वार्षिक या डेली वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सघन वर्षा जैसे कि साल, सागवान, तो यहाँ इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। तो इसमें है कि पश्चिमी घाट विपरीत दिशा वाली ढलानों पर वृष्टि छाया क्षेत्र प्रभाव के संबंध में कथनों पर विचार करें। मानसून की उतरती हुई हवाएं पूर्वी ढलानों पर नम रुद्धोष्म शीतलन से गुजरती हैं, जिससे दक्कन वृष्टि छाया क्षेत्र का एक निर्माण होता है और अरब सागर से आने वाली वायु राशियाँ नीचे उतरती हैं और शुष्क रुद्धोष्म संपीड़न से गुजरती हैं, जिससे महाराष्ट्र के आंतरिक भागों में वर्षा में काफ़ी कमी आती है। तो क्या ये बात सही है? तो ये वाली बात तो सही है, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट है वो 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि नीचे उतरती हवा ठंडी नहीं होती बल्कि संपीड़न के कारण गर्म हो जाती है। तो इसलिए स्टेटमेंट ये आपका गलत है। 99 देखते हैं। एक है फुमडिस वनस्पति और मिट्टी के तैरते हुए पिंड निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र की मुख्य पारिस्थितिक विशेषता है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, केबुइल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान, पॉइंट कैलीमेरी राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य और चिल्का झील पक्षी अभयारण्य। तो सही इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी केबुइल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 नहीं बल्कि 100 क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार के रिएक्टरों पर आधारित है? तो दोस्तों आप सही जानते हैं, इस टाइम पे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यही वर्तमान में उपयोग हो रहा है। तो सही इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं। आप लोग बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर 45 प्लस आ रहा है तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप लगे रहिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। आपका मैथ, रीजनिंग जो भी हो आप लगाते रहिएगा और जीएस को रिवीजन करते रहिएगा। और करंट मत भूलिएगा। करंट बीपीएससी एग्ज़ाम का आधार है। बीपीएससी नहीं बल्कि आपका बीपीएससी जो AE2 एग्ज़ाम लेता है, ठीक है, आपका बिहार दरोगा हो गया एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट डेली आपको फॉलो करना चाहिए। कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा, लेकिन डेली जो प्रोसेस फॉलो होता रहता है ना, कोई अच्छा टीचर पकड़ लीजिए और आप अच्छे से कर सकते हैं उसको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।